तो आफ्टर दिस इंजेक्शन, HCG, human chorionic gonadotropin injection, female is directed for their sexual intercourse. If male partner is not able to do this sexual intercourse, अगर उसके साथ कुछ इंजुरी हो गई है, या वो बेड रेस्ट पर है, या उसे कुछ कैंसर है, या HIV है, ओके, या उसका कुछ ऑर्गन फेल्योर है, इफ ही इज ऑन बेड, हाउ विल ही डू? तो वो फीमेल जो है, फिर उसका क्या किया जाएगा? इंट्राऑटेराइन इंसेमिनेशन, IUI कहा जाता है। ठीक, तो IU मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया एक तरह से। उसके स्पर्म को लेके फिर यूटेराइन में डाल दिया जाता है, इंसेमिनेट किया जाता है। तो यह इंजेक्शन के, अगर इंजेक्शन HCG हो गया है, इंजेक्शन पड़ गया है, तो उसके 36 घंटा के बाद फिर यह इंट्राऑटेराइन इंसेमिनेशन प्रोसीजर किया जाएगा। अदरवाइज अगर पार्टनर्स आर हेल्दी, they can do sexual intercourse naturally, then it is given 48 hours to them after this injection to perform the activity. Okay. Cost wise सुपर ओव्यूलेशन जो डिपेंड करेगा किस क्लिनिक को विजिट कर रहे हैं, कौन सा डॉक्टर है, क्या सब डॉक्टर का फीस भी ऊपर नीचे होता है। ओके, मेडिकेशन जो है गोनाडोट्रोपिन मेडिकेशन जो है, जो इंजेक्शन है, वही सबसे बड़ा पार्ट है इस कॉस्ट का। ओके, ये कॉस्टली होता है और फिर डिपेंड करता है ट्रेड नेम के नाम से, कुछ कॉस्ट अलग अलग वेरी भी करते हैं। सो अब सुपर ओव्यूलेशन का ट्रीटमेंट से क्या नुकसान हो सकता है बॉडी को, रिस्क क्या है, यह आप जान लीजिए। पहला रिस्क है मल्टीपल बर्थ। यही मेजर कंसर्न है कि चांस ऑफ मल्टीपल बर्थ एराइजेस। ज्यादातर जो है सुपर ओव्यूलेशन प्रोसीजर में ट्विंस हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत कम बार, मतलब सबसे ज्यादा ट्विंस होते हैं, उसके बाद ट्रिपलेट्स, ठीक है, और उसके बाद सिंगल बर्थ, ठीक है। तो यही है इसका रिस्क। एक तो मल्टीपल बर्थ, लिख लोगे पॉइंट बना करके आप लोग, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है वो सब जो भी बता। yes, sir. ओके, सो अब आप देखो, सेकेंड रिस्क इज ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, OHSS। OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ठीक है। यह इसका सेकेंड रिस्क फैक्टर, यानी सुपर ओव्यूलेशन ट्रीटमेंट के लिए अगर फीमेल्स जाएगी तो ये सब उसको अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। नहीं भी हो सकता है, लेकिन होता है, बहुत सारे फीमेल्स में ये होता है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। मल्टीपल बर्थ तो सब में होता है, या तो ट्विंस हो जाएगा या ट्रिपलेट हो जाएगा, और सिंगल बेबी इसके सबसे कम चांस होते हैं, ट्विंस के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। जनरली आधा जो है 50% टाइम्स ट्विंस हो जाएंगे, ठीक, और 1/3 टाइम ट्रिपलेट्स हो जाएगा, और बाकी रेस्ट जो है आपका सिंगल बेबी। ये मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मल्टीपल बर्थ
ये तो होगा ही होगा, तो ये जानना जरूरी है कि आपको अवेयर होना चाहिए, मल्टीपल बर्थ हो सकते हैं। दूसरा OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, ये हो सकता है। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम क्या है? आपको लास्ट क्लास में भी बताया है। क्या होता है इसमें? ये कंडीशन है जिसमें ओवरी जो है बहुत बड़ा हो जाता है साइज में। और बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भर जाते हैं, फ्लूइड। और फ्लूइड क्यों भरते हैं? क्योंकि आप या पेशेंट जो है वो गोनाडोट्रोपिन का मेडिकेशन ले रहा है, इंजेक्शन ले रहा है। और गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शंस जो हैं वो क्या करेंगे? गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शंस जो है वो ओवरी को स्टिमुलेट करता है टू ग्रो। तो उसकी वजह से फ्लूइड भर गया ओवरीज के अंदर में भी, और ओवरी बड़ा हो जाता है। उसके बाद ओवरी जब बड़ा हो गया, उसके अंदर फ्लूइड भी भर गया है, तो इसी ओवरी से सम फैक्टर्स आर रिलीज्ड that cause a woman's blood vessels to leak fluid into the pelvis। फिर ओवरी से फ्लूइड लीक करके पेल्विस में आ जाता है। सो ज्यादातर OHS जो है माइल्ड फॉर्म में ही रहता है। रेयरली OHSS बिकम सीवियर। और जब माइल्ड फॉर्म में OHSS है तो इसके सिम्टम्स में इंक्लूडेड है आपके पेल्विक में डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि पेल्विस में फ्लूइड लीक कर गया, बॉडी कैविटी में फ्लूइड लीक कर रहा है। आप मतलब पेशेंट फील करेगा कि अंदर से ब्लोट किए हुए, ब्लोटेड, अंदर उबकाई जिसको कहते हैं, उबकाई जैसा फील होगा। तो ये तो माइल्ड फॉर्म ऑफ OHSS है, और जल्दी ही ये फिर ठीक भी हो जाता है अपने आप, जब गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन, क्योंकि वो हमेशा तो लगा नहीं, कुछ दिन का ट्रीटमेंट है, उसके बाद विड्रॉ कर लिया गया और सिम्टम्स जो है रिजॉल्व कर जाते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट एंड्स। लेकिन about 1% the cycles OHSS become severe। OHSS जो है सीवियर हो जाता है 1% ऑफ द। और ये रेयर केस है एक्चुअली, जब OHSS सीवियर हो जाता है तो, जिसमें वुमन जो है दे एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग, और बॉडी वेट जो है रैपिडली गेन होता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड भी हो जाता है, और जिसकी वजह से ऑर्गन कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि लंग, किडनी, लीवर, ये सब अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और इन केसेस में, सीवियर केसेस ऑफ OHS में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और वुमन फिर ब्लड क्लॉट भी अंदर होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ब्लड क्लॉट अगर प्रोड्यूस होगा तो उससे थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, और थ्रोम्बोसिस से फिर और भी जिस ऑर्गन को ब्लड सप्लाई जा रहा है, वेस्कुलेचर, वहां पर इस्चेमिक कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कि वह ऑर्गन फिर अफेक्ट हो जाएगा, वहां ऑक्सीजन सप्लाई अफेक्ट होगा, रिजल्टिंग इनटू द नेक्रोसिस। तो ये सीवियर केस ऑफ OHS जो है डेथ भी हो जाता है इसकी वजह से। तो इसीलिए डॉक्टर जो है हमेशा मतलब पेशेंट को एडवाइस करके रखता है, जिसको भी ये मेडिकेशन
पड़ रहा है सुपर ओव्यूलेशन का, कि आप हमेशा अपना ध्यान रखेंगे कि पैर में तो दर्द नहीं हो रहा है, या किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी जो है आप ऑब्जर्व करेंगे, तुरंत रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर को। जनरली जो थ्रोम्बी है, थ्रोम्बस है, वो पेन अगर लेग में ऑब्स्ट्रक्ट करता है, लेग के वेन में, तो अगर वहां की, इसीलिए कहा जाता है लेग पेन को ऑब्जर्व करते रहिए और अदर डिफिकल्टी भी रिपोर्ट कीजिए। तो लेग पेन अगर हुआ तो दैट मीन्स ये सीवियर केस ऑफ OHSS में डेवलप हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। और उसके बाद जो है सो सिर्फ OHSS ही नहीं, और भी अदर कंडीशन है, जैसे ओवेरियन ट्विस्टिंग भी हो जाती है, ठीक है। और ओवेरियन ट्विस्टिंग कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एडनेक्सल टॉर्सन, या सिंपली आप जान लीजिए ओवेरियन ट्विस्टिंग। और ये भी रेयर कॉम्प्लिकेशन है, दैट अकर्स इन 1% ऑफ द साइकिल। ओके, एज द ओवरीज एनलार्ज दे में ट्विस्ट, और ट्विस्ट करने की वजह से दे कट ऑफ देयर ब्लड सप्लाई and causing severe abdominal pain, nausea, vomiting and sometimes low grade fevers। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? सर्जिकली अनट्विस्टिंग ऑफ द ओवरी, ऑपरेशन करके ओवरी को फिर से घुमा करके अनट्विस्ट किया जाएगा। तीसरा साइड इफेक्ट है आपका सुपर ओव्यूलेशन का, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एक्टोपिक वर्ड से आप फेमिलियर हो हैं क्या? एक्टोपिक, बोलो हाँ या नहीं, तो नहीं तो एक्टोपिक बताएंगे। ओके, तो जिसमें यूटेरस के बाहर इम्प्लांटेशन होती है क्या? यस यस। एक्टोपिक मतलब, एक्टोपिक वर्ड जिसमें लगा रहे ना, उससे समझना कि जो उसका नॉर्मल लोकेशन है वहां पर नहीं होके कहीं दूसरी जगह हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्टोपिक ऑर्गन्स ये ह्यूमन पॉपुलेशन में देखे जाते हैं। किसी किसी का हार्ट जो है एक्टोपिक रहेगा, जिस जगह पर हार्ट होना चाहिए वहां पर नहीं होके दूसरे जगह पर है, ठीक। किसी का गॉल ब्लैडर एक्टोपिक रहेगा, किसी का किडनी एक्टोपिक होता है, किसी का लीवर एक्टोपिक रहेगा। ये रेयर कंडीशन है, एक्टोपिक रहेगा। तो हालांकि इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, वो अपना लाइफ आराम से जीता है। उसका जब डेवलपमेंट हो रहा था गर्भावस्था में, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, तो दूसरे जगह पर हार्ट आ गया, थोड़ा सा साइड में है। किडनी भी थोड़ी दूसरी जगह पर है, गॉल ब्लैडर दूसरे जगह पर है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब आपका यूट्रस से कोई दूसरे लोकेशन पर। कहाँ कहाँ हो सकता है? जब फर्टिलाइज एग इम्प्लांट करता है आउटसाइड यूट्रस, तब, ठीक। और कहाँ कर सकता है इम्प्लांट यूट्रस के बाहर? फेलोपियन ट्यूब में ज्यादातर, और कम, लेकिन ये भी देखा गया, लेकिन लेस कॉमनली इन द ओवरी, ओवरी में भी, सर्विक्स या पेल्विक कैविटी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। कारण क्या है? Why ectopic pregnancy are more common during fertility treatments? Because many women with infertility have tubal dysfunction
इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह जो होती है वो ट्यूब का डिसफंक्शन होता है। तो अब पहले तो ओव्यूलेशन होकर के ट्यूब में आया और ट्यूब में डिसफंक्शन है, तो फर्टिलाइजेशन भी ट्यूब में ही होता है, तो ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया। एंड बिकॉज मेडिकेशंस जो है ऑफन काउज द रिलीज ऑफ मल्टीपल एग्स, सुपर ओव्यूलेशन में बहुत सारे एग्स रिलीज हुए, वो सारे एग्स कहाँ है? ट्यूब में। सो it increases the possibility that not all fertilized eggs move through the tubes into the uterus. कुछ फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ट्यूब में ही रह गए, यूटरस में नहीं आ पाए। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का क्या इलाज है? इसका इलाज यही है, क्योंकि ये जान पर खतरा बन जाएगा मदर के लिए, क्योंकि वो यूटरस का ही वॉल इस तरह से बना हुआ है कि वो एक्सपेंड करेगा। यूटरस इज मेंट फॉर द दैट चैम्बर, ओके। लेकिन दूसरी जगह हो गया, अब वो उतना तो ग्रो करेगा नहीं, तो अगर इग्नोर कर दिया जाएगा तो वहां पर ग्रो होकर के फिर दैट पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी बर्स्ट, डैमेज हो जाएगा, तो फीमेल की जान जा सकती है। तो इमरजेंसी जैसे ही पता लगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, फीमेल्स रिक्वायर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड द प्रेगनेंसी मस्ट बी एंडेड। ठीक। अब ओवेरियन कैंसर नहीं होता है, इससे कुछ र्यूमर्स बीच में आ गया था लोगों के बीच में कि सुपर ओव्यूलेशन के लिए ट्राई करेंगे कहीं ओवेरियन कैंसर ना हो जाए, क्योंकि इसको स्टिमुलेट किया जा रहा है ओवरी को। लेकिन अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं उनमें there is no convincing association between the use of gonadotropins and ovarian cancer has been found. तो सवाल उठता है कि क्या एग्स जो है वेस्ट हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ ट्रीटमेंट? सुपर ओव्यूलेशन में बहुत सारे एग्स को स्टिमुलेट किया गया, तो क्या एग्स जो है वेस्ट हो रहे हैं इन फीमेल्स? क्योंकि एग्स की संख्या जो है वो निश्चित है एंड इट इज डिटरमाइंड and it has been fixed at the time of birth. यह भी एक ह्यूमर है, लेकिन आप लोग जानते ही हैं, एक्सप्लेन भी किए हैं कि ओवरी में ये कोई वेस्ट नहीं हो रहा है। व्हाई? इस ट्रीटमेंट में वुमन का जो है सुपर ओव्यूलेशन में बहुत सारे एग को स्टिमुलेट किया गया, लेकिन इसमें एग्स वेस्ट नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि एक वुमन जब बर्थ होता है तो उसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ एग्स जो है फिक्स हो गए, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन, 20 लाख। और हर दिन एक वुमन जो है वो लूज करती है सम ऑफ दीज एग्स। ओव्यूलेशन के दौरान भी वो लूज करती है, बर्थ कंट्रोल और प्रेगनेंसी के दौरान भी लूज होता है। सो हर महीने, each month, a batch of eggs comes out of storage with the purpose of ovulating. लेकिन hormones that drive ovulation, that is follicle stimulating hormone FSH and luteinizing hormone LH, these hormones are relatively short in supply. Okay. In natural ovulation, there are only enough hormones to prompt one egg to grow, and other eggs in that batch die off and are gone forever. In natural condition में हो रहा है, तो नेचुरल कंडीशन में भी तो लॉस्ट हो ही रहे हैं, सिर्फ एक ही एग जो है वो बचा
ग्रो करने, टू ओव्यूलेट। और उस बैच में ग्रो हो रहे सारे एग्स जो हैं फॉलिकल के अंदर, दे डाई ऑफ। ठीक है, हर महीने एक बैच एग्स का उस स्टोरेज से बाहर आया, एफएसएच का उसके ऊपर एक्शन हुआ, और जो एग सबसे पहले 40 मतलब मैच्योर हो गया, यानी वो आगे चल रहा है मैच्योरेशन स्टेज में, मैच्योर हो गया जो सबसे पहले, वही ओव्यूलेट कर जाएगा। और उसके जो पीछे चल रहे एग फॉलिकल्स जो ग्रो कर रहे हैं, दे ऑल विल डाई एंड दे विल गोन फॉर एवर। तो नेचुरल वे में भी ये लॉस हो रहा है। सुपर ओव्यूलेशन क्या कर रहा है? सिर्फ सुपर ओव्यूलेशन जो है वो रेस्क्यू कर रहा है few of these other eggs, dying eggs। सुपर ओव्यूलेशन में ये जो एग के अलावा जो बैच में सारे बच गए वो उनका डेथ हो जा रहा था नेचुरल प्रोसेस में। सुपर ओव्यूलेशन में क्या हुआ कि मोर देन वन एग्स आर ओव्यूलेटिंग और अदर्स आर डाइंग। तो जो बैच निकला वो सेम ही है। नेचुरल वे में सिर्फ एक एग मैच्योर हुआ ओव्यूलेशन के लिए, और सुपर ओव्यूलेशन में मोर देन वन एग्स गो फर्दर फॉर ओव्यूलेशन। आ रही बात समझ में? यस सर। और क्यों हो रहा है सुपर ओव्यूलेशन में? क्योंकि हम ज्यादा सप्लाई दे रहे हैं एफएसएच का, जिससे कि ज्यादा एग ओव्यूलेट हो रहे हैं, जिससे कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हो रहा है। जिससे अपॉर्चुनिटी किसका? फर्टिलाइजेशन का अपॉर्चुनिटी। ज्यादा फर्टिलाइजेशन का अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रहा है, और ज्यादा फर्टिलाइजेशन के अपॉर्चुनिटी से ज्यादा प्रेगनेंसी का भी रिजल्ट आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, तो ये नोट्स मैंने बनाया है, ये ओवरऑल मैंने सुपर ओव्यूलेशन आपको बता दिया। क्योंकि देखिए यूनिट 2 में आपका क्या था? यूनिट 2 में है आपका 2.1 इन विट्रो oocyte मैच्योरेशन, ये हो गया। 2.2 सुपर ओव्यूलेशन जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद 2.3 इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी तुरंत खत्म हो जाएगा, कल इसको भी खत्म कर देंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो सुपर ओव्यूलेशन ये इन विट्रो मैच्योरेशन का नोट नहीं मैंने डाला है, इन IVM का ये एक्सप्लेन कर दिया, नोट से आप वीडियो से बना लेना। और सुपर ओव्यूलेशन का मैंने पॉइंट्स इंक्लूड किया है, सो आई विल डिस्कस दिस पॉइंट। क्विकली डिस्कस कर लें ये 6 पॉइंट को। टाइम है आपके पास? यस सर। यस सर। तो डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो गया सुपर ओव्यूलेशन का कि नहीं? कितना बार बोल दिए? Super ovulation, as the name suggests, is a method of increasing the number of oocytes that are released at ovulation and that are available for fertilization. फर्टिलाइजेशन का उद्देश्य है इनका, सिर्फ ओव्यूलेशन का उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा oocytes को आप ओव्यूलेट कराइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजेशन इवेंट हो सके। दैट इज द एम। इसको सुपर स्टिमुलेशन भी कहा जाता है, सुपर ओव्यूलेशन को, एंड इट इज ए ट्रीटमेंट इंटेंडेड टू इंक्रीज द ओव्यूलेशन रेट एंड thus the number of available oocytes in the donor animal without disrupting the physiological and endocrinological processes associated with oocyte maturation, ovulation, and fertilization, as well as subsequent embryonic and fetal development. ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गया इसका सुपर ओव्यूलेशन का, कि यह एक ट्रीटमेंट है जिसको सुपर स्टिमुलेशन बोलते हैं, जिसके द्वारा ओव्यूलेशन के रेट को बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अवेलेबल oocytes की संख्या बढ़ गई। तो डोनर एनिमल, इसमें एक कोई डोनर एनिमल होगा, अब ये एनिमल के संदर्भ में अभी है ये पॉइंट्स।
तो कोई एक ऐसा ज्यादा दूध देने वाली गाय, सपोज उसी का एग्जांपल ले लेते, तो उससे अब ज्यादा दूध देने वाली गाय है तो फार्मर्स जो हैं वो चाहेंगे कि इस गाय का बहुत सारे बच्चे हों जिससे और ज्यादा दूध देने वाली गाय बने। तो डोनर एनिमल हो गया वो ज्यादा दूध देने वाली गाय। तो उस, और चूंकि ये इन विवो प्रोसीजर है तो हमको उसके फिजियोलॉजिकल और एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रोसेसेस जो बॉडी में नेचुरल वे में चल रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, विदाउट डिस्टर्बिंग। ठीक है, उनको डिस्टर्ब किए बिना उस साइट को मैच्योर कराया जाएगा, फिर ओव्यूलेट कराया जाएगा, फिर फर्टिलाइज कराया जाएगा। ठीक है, और सब नेचुरल वे में होगा और सब्सिक्वेंट एम्ब्रोयनिक एंड फीटल डेवलपमेंट कराया जाएगा उसमें। तो सुपर ओव्यूलेशन जो है, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये डेयरी इंडस्ट्री में एम्ब्रियो ट्रांसफर यूज किया जाता, दिख रहा है आप, फोटो दिख रहा है आपको, फोटो एक्सप्लेन कर देता हूं, दिख रहा है क्लियर? Yes, sir. देखिए क्या हो रहा है, आपने चुनाव किया, कोई ज्यादा दूध देने वाली गाय है, वो वैल्यूएबल डोनर है। डोनर किसका है? वो उस साइट का डोनर है, सेलेक्ट किए। ठीक, अब यहां पर आप देख रहे हैं दो तरह का, दो साइड में एरो है, ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन एक वर्ड लिखा हुआ है। तो और ये जो डोनर काव है ये अपने एक कॉलोनी में से सेलेक्ट की गई, हर्ड में से, कैटल का जो हर्ड है 12 है, उस 12 में कई सारे गाय हैं, उन गायों में से एक गाय जो है सबसे ज्यादा जो दूध देती है उसको हमने चाहा कि इसको बायोलॉजिकल मदर बनाया जाए। ठीक, और ईस्ट्रस साइकिल, एक्चुअली इनमें इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले जानना पड़ेगा। ईस्ट्रस मेंस्ट्रुअल साइकिल तो प्राइमेट्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, और ईस्ट्रस साइकिल जो है वो अदर मेमेलियंस में होता है। जैसे कि आपका बेसिकली ये जो है रिप्रोडक्टिव मतलब मैमेलिया क्लास जो है उसमें आपको थीरिया में भी यूथीरिया, प्लासेंटल मैमल्स, इनमें ईस्ट्रस साइकिल्स होते हैं। ईस्ट्रस साइकिल बेसिकली इसलिए कहा जाता है इनको कि एक साल के दौरान, जैसे ह्यूमंस में क्या है, एक साल के दौरान मल्टीपल टाइम्स दे विल ओव्यूलेट, मल्टीपल टाइम्स। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, फिर उसके बाद तीसरा आएगा, उसके बीच में कोई गैप नहीं है। तो आप कंसीडर कीजिए एक साइकिल जो है दैट इज कंसीडर्ड एज हीट पीरियड। एक हीट पीरियड के बाद दूसरा हीट पीरियड, फिर तीसरा हीट पीरियड, चौथा। ह्यूमंस में ऐसा है, लेकिन इन एनिमल्स में, अदर थीरियन मैमेलियन फीमेल्स में क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर हीट पीरियड के बाद एक एनेस्ट्रस साइकिल आता है जिसमें कि ओवरी जो है वो, मतलब उसको आप कहिए रेस्टिंग स्टेज है, उसमें कोई साइकिल नहीं चल रहा है। और फिर रेस्टिंग स्टेज के बाद फिर आता है कैटल्स का हीट पीरियड। तो समझ लीजिए आप, रेस्टिंग पीरियड और हीट पीरियड, फिर रेस्टिंग पीरियड, फिर हीट पीरियड, इस तरह से
रेकरिंग रहता है 1 साल में। तो कुछ एनिमल्स जो हैं इस आधार पर आप लोग जान लो, मोनोइस्ट्रस होते हैं, कुछ डाइस्ट्रस होते हैं और कुछ पॉलीस्ट्रस होते हैं। मोनोइस्ट्रस मतलब 1 साल में उनका जो ब्रीडिंग सीजन है एक ही बार आएगा, यानी 1 साल में हीट पीरियड एक बार आएगा और रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उनका रेस्टिंग पीरियड रहे, जो साल के बाकी बचे हुए दिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोनोइस्ट्रस एनिमल्स। मोनोइस्ट्रस एनिमल्स में आपके होते हैं भालू हो गए, लोमड़ी हो गए, भेड़िया, ये सब है मोनोइस्ट्रस एनिमल्स। डाइस्ट्रस एनिमल्स होते हैं आपके, जैसे कि आपका डाइस्ट्रस जो कैनाइन एनिमल्स है वो डाइस्ट्रस है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ओके, ये सब डाइस्ट्रस है। और पॉली यानी इनमें नहीं, बिल्ली नहीं, बिल्ली इज नॉट कैनाइन, कैट्स आर नॉट कैनाइन। जैसे डॉग्स, डॉग आर कैनाइन, वो उसमें डाइस्ट्रस है। साल में 2 बार उनका हीट पीरियड आएगा, यानी एक हीट पीरियड, फिर रेस्ट पीरियड, फिर हीट पीरियड, देन रेस्ट पीरियड, इसमें साल खत्म। और पॉलीस्ट्रस एनिमल्स, उसमें कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि कैट हो गया, काव हो गए, पिग्स हैं। ये जो है हीट जो है इनमें सेवरल टाइम्स आएगा साल में। ठीक है, तो therefore they are seasonal breeders, these polystrus animals are, and they have more than one estrus cycle during a specific time of the year. तो इन पॉलीस्ट्रस एनिमल्स को भी 2 भाग में बांटा जाता है। एक है शॉर्ट, आप जान लो, सिर्फ अभी आप सिलेबस का पार्ट नहीं आया चर्चा तो बता दे रहे हैं, शॉर्ट डे ब्रीडर्स और लॉन्ग डे ब्रीडर्स, ये सब पॉलीस्ट्रस एनिमल है। शॉर्ट डे ब्रीडर्स उनको कहते हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव होते हैं ठंड के दिनों में। शॉर्ट डे ब्रीडर्स, जिस समय दिन की लंबाई छोटी होती है, तो वो विंटर सीजन में होता है, दिन की लंबाई छोटी है, दे आर शॉर्ट डे ब्रीडर्स। जैसे कि सीप, भेड़, बकरी, हिरन, ये सब शॉर्ट डे ब्रीडर्स हैं। और लॉन्ग डे ब्रीडर्स जैसे कि घोड़ा, हॉर्सेस, दे आर सेक्सुअली एक्टिव इन समर एंड स्प्रिंग। तो ये हो गए आपके लॉन्ग डे ब्रीडर्स। तो अब हमने 12 में से, ये चूंकि काव है, ये पॉलीस्ट्रस है, ठीक है, तो कोई काव जो है किसी समय हो सकता है इसका ओव्यूलेशन हीट पीरियड में हो, एक काव, दूसरा काव हीट पीरियड में ना हो सकता है ये हो, नहीं हो। तो जिसमें हम सिंक्रोनाइज कर लिए और उसमें से काव को हम अलग कर लिए जो कि स्ट्रेस साइकिल के एक ही स्टेज पर मोर और लेस चल रहे हो, वी हैव सेपरेटेड दोस काउस। और उन काव में से एक काव जो सबसे ज्यादा दूध देती है उसको सेलेक्ट कर लिए और सुपर ओव्यूलेशन उसमें जो है किसके माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से, गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन के माध्यम से सुपर ओव्यूलेशन इंड्यूस कर दिया गया। अब सुपर ओव्यूलेशन इंड्यूस करने के बाद अब इनका इंसेमिनेट करा दिया गया, जो भी मतलब हेल्दी या जो सेलेक्टेड मेल पार्टनर है उसको सब्जेक्ट करा के इंसेमिनेट करा दिया गया। अब इंसेमिनेट करने के बाद इम्ब्रियो डेवलप हुआ इसमें, यूटेरस इसके बॉडी में, फीमेल काउ के बॉडी में। उस इम्ब्रियो को रिकवर किया गया सर्जिकली, ठीक है। तो इम्ब्रियो को रिकवर करने के बाद एक इम्ब्रियो को या तो इसी में छोड़ दिया गया या कंप्लीट इम्ब्रियो रिकवरी कर लिया गया। इस काव को फिर एक इसी का है, ठीक है, लेकिन इसके यूटेरस से सारा निकाल लिया गया इम्ब्रियो सर्जिकली, और उस इम्ब्रियो को
जिस बारे में से ये ली गई थी काव, और सबका जो स्ट्रेस साइकिल के एक स्टेज पर थे ये काउस, इन काव के अंदर ये इम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ विच, सुपर ओव्यूलेशन से बहुत सारे oocytes निकले, और उन सारे oocytes का फर्टिलाइजेशन हो गया तो बहुत सारे इम्ब्रियो बन गए। इन बहुत सारे इम्ब्रियो को बहुत सारी कावों में ट्रांसप्लांट कर दिया गया, जिसकी वजह से हमारा जो डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्यादा दूध देने वाली काव, वो कई सारी कावों के गर्भ में अब पलना शुरू हो गए एज ए रिजल्ट ऑफ taking the oocytes, super ovulated ovary, oocytes isolated from super ovulated ovary from the valuable donor. आई बात समझ में? Yes. ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुपर ओव्यूलेशन। इसीलिए ये एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, एम्ब्रायो को ट्रांसफर कर दिया गया। तो आप देखिए ये क्या है, सरोगेसी है एक तरह से, है कि नहीं है? इन एम्ब्रियोज का बायोलॉजिकल मदर जो है, एक्चुअल मदर तो ये काव थी, डोनर काव, लेकिन इनको ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे काउज के गर्भ में, सरोगेसी हो गई। हुआ कि नहीं? एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया गया। सो तो ये उसमें किया जाता है इन स्पीसीज विथ फिजियोलॉजिकली लो ओव्यूलेशन रेट, कैटल यानी गाय भैंस, सीप, गोट एंड हॉर्सेस। क्योंकि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, हमको इनकी अच्छी ब्रीड चाहिए। क्योंकि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का वैल्यू कब होता है? उनका अच्छा ब्रीड से। अच्छा ब्रीड कब कहलाता है? तो जिस काम के लिए वो इंटेंडेड है दैट एनिमल, वो काम में उसका महारत हासिल है, तो वो अच्छा ब्रीड कहलाएगा। जैसे गाय है, उसका किस लिए पाला जा रहा है? दूध के लिए पाला जा रहा है। तो जो गाय ज्यादा दूध देगी वो ज्यादा मतलब क्या डोमेस्टिकेटेड है, वो ज्यादा वांटेड होगी, उसका वैल्यू ज्यादा होगा, उस काव का हम ज्यादा चाहेंगे कि उस टाइप की काव हो। सीप गोट जिस पर्पस के लिए पाला जा रहा है वो पर्पस को ज्यादा फुलफिल करेगा। हॉर्स, उसका बॉडी बिल्टअप ज्यादा होगा। तो इस तरह से इनको